हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो हम लोग जो है सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड यानी कि एमबीडी जो है सो चैप्टर वाइज कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, जो एग्ज़ाम 2023 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है और वह चैप्टर वाइज है। तो अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है सो सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आप लोग को कवर कराया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलेगा, फीडबैक देना नहीं भूलेगा कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो इस चैनल को है सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को साथ। और इतना ही कहना चाहते हैं, चलिए बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यानी कि जो है सो आप चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन पूछेगा, चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जो 9th का या 10th का एग्जाम है, 9th का 8th का या 12th का क्वेश्चन पूछेगा। जब भी पूछेगा तो 10th के सब्जेक्ट से ही जो है सो टॉपिक वाइज ही, चैप्टर वाइज ही। तो चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए, ये मेरा प्रयास है। तो आप लोग को ये प्रयास सिर्फ करना है, दो ही काम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनकों से, जनक कहने का मतलब है पेरेंट्स। जनक कौन होता है? पेरेंट्स होता है। तो यानी कि माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि अगर मान कर चलिए माता या पिता में कोई भी गुण है तो वह पीढ़ी यानी कि एक खानदान से दूसरे खानदान यानी कि एक वंश से दूसरे वंशज में जो पैतृक गुण होते हैं वो संचरण यानी कि ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक वंशज से दूसरे वंशज में। तो इसको क्या कहते हैं? तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर को जो है सो हिट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, आनुवंशिकता। क्या है? आनुवंशिकता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान कर चलिए माता या पिता का गुण जो है सो उसके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उस लक्षण को आनुवंशिकता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता कहने का मतलब है जो जिसका आविष्कार करता है, खोज का करता है, उसी को न कहते हैं। तो आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द ग्रेट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकता के पिता के। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट है कि अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले दो जनक पौधों को मेंडल ने क्या नाम दिया था? उस अक्षर में इंगित क्या करता है? वह कौन से अक्षर से इंगित करता है? मटर के पौधे पर जो है सो दो गुण वाले मटर के पौधों पर जो है सो मेंडल साहब ने प्रयोग किए थे। तो दोनों के गुणों में जो है सो उन्हें कुछ गुण जो है सो भिन्नता दिखा, उस अक्षर कौन से अक्षर से वो इंगित करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। मान कर चलिए किसी का नाम है पी के या डी के, तो वो डी के और पी के शॉर्टकट लिखता है यानी कि पंकज है तो पी के लिखता है। किसी का नाम है डी के यानी कि दिलीप, तो वो डी के शॉर्टकट लिखता है। तो इसी तरह वो कौन सा अक्षर से जो है सो इंगित किए थे यानी कि दर्शाए थे? तो इसके राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। जनक पीढ़ी को जो है सो पी से डिनोट किए थे यानी कि इंगित किए थे, दर्शाए थे। चलिए नेक्स्ट है कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग के लिए के F2 पीढ़ी में जीन प्ररूपी अनुपात क्या पाया गया था? मेंडल जब एक संकर क्रॉस कराए थे तो F2 पीढ़ी में जीन प्ररूपी अनुपात क्या था? F1 और F2 कराए थे। तो F2 पीढ़ी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो F2 पीढ़ी में जीन प्ररूपी क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, 1:2:1 था। तो यह इसका राइट आंसर होगा F2 पीढ़ी का। चलो नेक्स्ट है कि किस जीव की जीनी संरचना कहलाता है? तो किस जीव की जीनी संरचना जो है सो
जीनी जो है सो संरचना कहलाता है? किस जीव की जीनी जो है सो संरचना कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन प्रारूप या जीनोटाइप जो है सो जीन संरचना कहलाता है किसी जीव का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? तो साधारण मटर के पौधा पर तो ये आप लोग का पता ही होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए साधारण मटर के पौधे यानी कि पी का जो है नॉर्मल पी का जो है सो उपयोग किया था। पी मतलब होता है मटर, जिसका स्पेलिंग होता है PE। चलिए नेक्स्ट है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता व आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा यानी कि वह ब्रांच जिसके अंदर जो है सो उसको आनुवंशिकता तथा विभिन्नता के बारे में जो है सो अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकी क्या कहते हैं? आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। नेक्स्ट है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी किसे माना जाता है? अफ्रीकी मानव का जो है सबसे निकट संबंधी किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। चिंपांजी को क्या किसे माना जाता है? तो चिंपांजी को इज द करेक्ट आंसर माना जाता है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी चिंपांजी को माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे जो है सो बुद्धिजीवी जीव जो होता है वो चिंपांजी ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि पक्षी तथा तिल्ली के पंख होते हैं क्या होते हैं? समझात अंग होते हैं या असमझात अंग या अवशेष्य अंग होते हैं? इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है कि पक्षी का तथा तितली के पंख क्या होते हैं? समझात अंग मतलब जाए कि अंग तो सेम रहता है लेकिन काम उसका अलग अलग हो भी सकता है। तो और पंख दोनों का सेम हो सकता है और काम भी दोनों का सेम हो जाता है, उसे समझात अंग कहते हैं। और जिसका अंग जो है सो सेम रहता है लेकिन काम अलग अलग रहता है, उसको असमझात अंग कहते हैं। अवशेषीय अंग कहने का मतलब हो गया जिसका काम हमारे शरीर में नहीं है, जैसे कि अपेंडिक्स हो गया, तो ये सब का काम हमारे कर्णपिल्लव हो गया ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। असमझात अंग होते हैं पक्षी तथा तिल्ली के पंख जो है असमझात अंग होते हैं। ये दोनों का पंख ही है लेकिन दोनों में जो है डिफरेंट कुछ दिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र जो है सो 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्र कहते हैं कि या क्रोमेस्टेम कहते हैं या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। अनगुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 है कि जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में समानता होती है किंतु कार्य यानी कि काम के अनुसार वह बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं। जिनकी उत्पत्ति जिसका निर्माण जो है मूल रचना में समानता होती है लेकिन कार्य के अनुसार काम के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन यानी कि काम के अनुसार बाहर उसको रचना में यानी कि परिवर्तन हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है, ऐसे अंग को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये समझात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो समझात अंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को कहते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं जो है सो ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं, उसका काम नहीं है, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवशेषीय अंग। क्या होता है? तो अवशेषीय अंग। आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो हम कि एक से अधिक क्वेश्चन का जो है आंसर हम सोल्व कर देते हैं, बता देते हैं। तो अवशेषीय अंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दिया था? जीन शब्द की प्रस्तावना यानी कि जीन शब्द का जो नाम है वो किसने दिए थे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रस्तावना दिए थे। देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, ज से जीन और ज से जोहानसन।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? सर्मक। सर्मक वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है। गुणसूत्र बने होते हैं तो गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का, या फिर डीएनए तथा आरएनए का, या डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन व राइबोज न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। क्या होता है? तो एसिड मतलब क्या होता है? तो अम्ल होता है। तो अम्ल और क्षार और उदासीन तो आप लोग को पता होगा। जिसका पीएच मान जो है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो उदासीन, यानी जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है यानी कि एसिड। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो बेस होता है यानी कि क्षार, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है? तो वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ हैं। कोशिका में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए है, या गुणसूत्र है, या जीन है, या हरित लवक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर होता है। डीएनए होता है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए होता है। नेक्स्ट है द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था। तो द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात क्या था? एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। तो यहाँ जो है सो फिनोटाइप को पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी इज द करेक्ट है। 9:3:3:1 होता है। क्या होता है? 9:3:3:1 होता है। तो द्विसंकर का इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे भी रख सकते हैं, 9 का जो है सो 3-3 करके बंटवारा कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा तो आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होता है स्त्रियों में, यानी कि फीमेल में क्या गुणसूत्र होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। जो है फीमेल में जो है सो दोनों एक्स गुणसूत्र रहता है, जबकि मेल का बात किया जाए तो वो जो है सो XY रहता है। तो निर्भर करता है पिता के गुणसूत्रों पर कि वह लिंग पर, पिता के लिंग पर आधारित होता है कि बच्चा लड़का होएगा यानी कि बॉय होएगा या गर्ल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो XY होता है, और जबकि स्त्री में जो होता है वो XX होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है। क्या है? होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। मानव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन कहते हैं। ह्यूमन, तो इस ऐसे भी याद रख सकते हैं, होमोसेपियंस यानी कि होमो यानी कि ह्यूमन। नेक्स्ट है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो मानव का जो उद्भव हुआ था वो कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। अफ्रीका में हुआ था मानव का उद्भव यानी कि विकास, इवोल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि कीटों का पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? कीटों यानी कि कीट, मकोड़े और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवृत्ति अंग। क्या होगा? तो संवृत्ति अंग हो जाए कीटों और चमगादड़ के पंख। चमगादड़ जिसको बहादुर भी कहते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में। नेक्स्ट है कि फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? ए, नाभि कमल को क्या कहते हैं? तो नाभि कमल इंग्लिश में न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं नाभि कमल को। तो फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? तो न्यूक्लिक अम्ल किसे दिया था? तो नाभि कमल को। नेक्स्ट है किसने प्रमाण दिया कि जीन जो है सो गुणसूत्र का
जिन जो है सो गुणसूत्र का भाग है। किसने यह प्रमाण यानी कि जो है सो प्रूफ दिया था कि जिन जो है सो गुणसूत्र का भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। 1902 में टी बोवेरी एवं W.S. सट्टन 1902 में यानी कि 1902 में जो है सो टी बोवेरी एवं W.S. सट्टन ने जो है सो जिन जो है सो गुणसूत्र का भाग है यह प्रमाण दिए थे यानी कि साबित किए थे। नेक्स्ट है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? यानी कि मान कर चले किसी का बच्चा या किसी का हेराया या भुतलाया हुआ कोई भी घर का सदस्य अगर किसी बहुत सालों के बाद जो मिलता है डीएनए के तुलना करके डीएनए के फिंगरप्रिंट से जांच करके, तो उसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आणविक जातिवृत्त क्या होता है? तो आणविक जातिवृत्त जो होता है सो डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा स्टडी द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है आणविक जातिवृत्त। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा भी जीवों में वंशानुगत गुणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं? इनमें कौन सा भी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं? ऑप्शन ए में है लिंक क्रोमोसोम, ऑप्शन बी में ऑटोसोम, ऑप्शन सी में जीन, ऑप्शन डी में न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 26 का? ऑप्शन नंबर सी है जीन। क्या है? तो जीन। तो आदमी मर सकता है भले ही, लेकिन जीन कभी नहीं मरता है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होते रहता है। तो आप लोग गांव घर में सुने होंगे कि कहता है कि नहीं ये दादा पर गया है, ये नाना पर गया है, यह फूफा पर गया है। तो इसी को जीन कहते हैं, जो जीन कभी नहीं मरता। नेक्स्ट है कि वातावरण के प्रभाव या भोजन के प्रकार या उपस्थिति अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, यानी कि कायिक विभिन्नता क्या कहते हैं? तो कायिक विभिन्नता इसका राइट आंसर होगा। वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार यानी कि टाइप्स, फूड्स टाइप्स या उपस्थिति अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं डिफरेंस क्या कहलाती है? तो कायिक विभिन्नता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में यानी कि एक्सप्लेनेशन में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे पी के किस चिन्ह के रूप द्वारा इंगित किया जाता है लंबे पौधे वाला को? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? तो ऑप्शन नंबर ए है, कैपिटल टी से इंगित किया सूचित किया जाता है। मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे पौधे पर जो है सो लंबे पौधे की किस द्वारा इंगित करते हैं? तो कैपिटल टी से इसको सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है कि कायिक विभिन्नता होती है। कायिक विभिन्नता क्या होती है? आनुवंशिक की होती है, उपार्जित होती है, और बी दोनों यानी कि आनुवंशिक या उपार्जित दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, ये होगा यानी कि उपार्जित। तो कायिक विभिन्नता होती है क्या, कैसी होती है? तो उपार्जित होती है। चले नेक्स्ट करते हैं कि नेक्स्ट है कि किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा इरिटेट सा महसूस होने लगता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम से संबंधित फ्री में नोट्स जो है सो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपको एक भी नंबर और एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं, और फ्री में जो है सो नोट्स या PDF पा सकते हैं। और मेरा एक अन्य यूट्यूब चैनल है अध्ययन सागर बाय DK, तो वहाँ सब ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ जो है सो आसान ट्रिक्स यानी कि
मान के चलिए अम्ल, एसिड या संकेत या परमाणु संख्या, उससे भी जो है सो एग्जाम से संबंधित रिलेटेड जो है सो जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है सो आपको जो है सो चैप्टर वाइज स्टडी चलता रहेगा। तो अध्ययन सागर बाय डीके यूट्यूब पर सर्च करके वहाँ से भी आप सब्सक्राइब उसको भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 31 क्वेश्चन से। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।